तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 13 जून 2025 और वार है शुक्रवार। चलिए पहले नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा में 10,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। एचएसएससी 30 जून तक जारी कर सकता है रिजल्ट। ग्रुप डी के 7,596 पद भी शामिल हैं, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में सीईटी के नाम से फर्जी सोशल मीडिया पेज बन गया है। रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने की अफवाह फैलाई जा रही है। चेयरमैन बोले हमने एफआईआर करवा दी है, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में हाउसिंग बोर्ड का विलय लटका। 200 करोड़ में एचएसवीपी के साथ समझौता हुआ। अब एक्ट में संशोधन, कैबिनेट मंजूरी जरूरी, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में ड्रोन रखेंगे फसल की बीमारियों पर नजर। सीएम सैनी के पायलट प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश। आरंभ में 4 फसलें और सब्जियां इसमें शामिल है, बताएंगे पूरी खबर। करनाल में पूर्व शिक्षा मंत्री का विपक्ष पर पलटवार। कांग्रेस में ही कई पार्टी बनी। सुरजेवाला की अंग्रेजी की सोच खोखली, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के 9 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट। हिसार समेत 6 जगह पर पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा। 3 दिन बाद धूल भरी आंधी और बारिश चलने के आसार हैं, बताएंगे ये भी पूरी खबर। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस ऑब्जर्वर ने ली कार्यकर्ताओं की राय। बोले कोई गुटबाजी नहीं, पार्टी के खिलाफत करने वालों पर एक्शन होगा, बताएंगे पूरी खबर। मंत्री पंवार बोले सीईटी को लेकर सीएम से करेंगे बात। कैथल में कहा कि कोई भी युवा टेस्ट से वंचित नहीं रहेगा। पोलैंड का मुद्दा संज्ञान में नहीं, बताएंगे पूरी खबर। एयर इंडिया का लंदन जा रहा विमान अहमदाबाद में क्रैश। 150 से ज्यादा शव निकाले गए हैं। पूर्व सीएम रूपाणी समेत 242 लोग सवार थे। इसमें 159 भारतीय थे और 53 ब्रिटिश नागरिक इसमें बताए जा रहे हैं, बताएंगे पूरी खबर। चलिए साथियों, अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जो साथी नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े हजारों उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि आयोग 30 जून तक करीब 10,000 लंबित पदों के नतीजे घोषित करने की तैयारी कर रहा है। इन परिणामों में ग्रुप डी, कॉमर्स ग्रुप और पिछड़ा वर्ग के विशेष याचिकाकर्ता का उम्मीदवारों के पद भी शामिल है। कॉमर्स ग्रुप के 1290 पदों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है, जबकि वहीं ग्रुप डी के 7,596 पदों के लिए राज्य सरकार ने आयोग से चयन सूची भेजने का आग्रह भी किया है। इसके अतिरिक्त लगभग 1000 पिछड़ा वर्ग के याचिकाकर्ता उम्मीदवार भी अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें हाईकोर्ट ने मेरिट में आने की राहत दी थी। ग्रुप सी के परिणामों को पहले ही आपको पता है घोषित किए जा चुके हैं और इन याचिकाकर्ताओं की जांच प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। हालांकि हरियाणा पुलिस सिपाही के 5600 पदों पर भर्ती को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। 16 अगस्त 2024 के विज्ञापन को जारी होने के बाद 10 महीने बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। सीटी पास उम्मीदवारों के आवेदन तो कर दिया है, लेकिन अब युवाओं के 2 समूह बन गए हैं। एक चाहता है कि मौजूदा प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाया जाए, जबकि दूसरा नई सीईटी के बाद भी सभी को मौका दिए जाने की मांग कर रहा है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती अक्सर नहीं आती है। हरियाणा के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटी को लेकर इस समय काफी गहमागहमी है, जहां पर एक तरफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह फर्जी सोशल मीडिया पेजों से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पोर्टल की तकनीकी खामियों को लेकर सरकार पर लगातार हमला कर रहा है। एचएसएससी चेयरमैन ने बताया है कि सीईटी रजिस्ट्रेशन के लिए 50 से ज्यादा फर्जी पेज बनाए जा चुके हैं, जिन पर रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कमीशन ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और स्पष्ट कह दिया है कि सोशल मीडिया पर उनका कोई भी आधिकारिक पेज नहीं है। बता दें कि सीईटी रजिस्ट्रेशन की कल रात 12 बजे आखिरी तारीख थी, जिसके बाद सिर्फ फीस जमा करने के लिए 14 जून तक का समय मिलेगा। चेयरमैन के मुताबिक 11 जून को 1.62 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं, जो दिखाता है कि पोर्टल ठीक तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि 3 बार से ज्यादा ओटीपी रिक्वेस्ट करने पर यूजर को 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस सांसद जयप्रकाश और दीपेंद्र हुड्डा और इनेलो नेता अभय चौटाला ने पोर्टल की खामियों को लेकर सरकार पर लगातार निशाना जो है वो साध रहे हैं। उनका कहना है कि सरल पोर्टल लगातार ठप पड़ा है, जिससे युवाओं को जाति प्रमाण पत्र जैसी जरूरी दस्तावेज बनाने में दिक्कत आ रही है। वे मांग कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की तारीख को 10 से 15 दिनों के लिए और बढ़ाया जाए, ताकि कोई भी योग्य उम्मीदवार आवेदन करने से वंचित न जाए। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाती है।
हरियाणा में 54 साल पुराने हाउसिंग बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में मर्ज करने का बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन इसमें भी दो बड़ी अड़चनें सामने आ रही हैं। दरअसल इस विलय के लिए अभी कैबिनेट की मंजूरी और विधानसभा के एक्ट में संशोधन होना बाकी है। तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने 1971 में नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर गरीबों को किफायती घर मुहैया कराने के मकसद से हाउसिंग बोर्ड का गठन किया था। बोर्ड ने अब तक लगभग 1 लाख फ्लैट बेचे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि 10,000 से ज्यादा फ्लैट अभी भी खाली पड़े हैं। इसके अलावा बोर्ड की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई है और फ्लैटों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठते रहते हैं। बताया जा रहा है कि बोर्ड पर 100 करोड़ रुपए की देनदारी है, जिसके बदले बोर्ड की करीब 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी एचएसवीपी को ट्रांसफर होगी। बोर्ड के पास अभी भी 300 एकड़ जमीन है और 10,000 खाली फ्लैट पड़े हैं। विलय के बाद गरीबों को सस्ते मकान मिलने की उम्मीद कम हो जाएगी, क्योंकि एचएसवीपी अपने प्लॉट नीलामी के जरिए बेचता है, जबकि बोर्ड पहले ई ऑक्शन से प्राइवेट बिल्डरों से कम कीमतों पर फ्लैट को बेचता है। अब देखना यह है कि नायब सिंह सैनी सरकार इन अड़चनों को कैसे दूर कर सकती है और यह विलय कब तक आगे भविष्य में पूरा होगा। हरियाणा में अब फसलों की बीमारियों का पता लगाना ड्रोन तकनीक के जरिए इसका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को इस संबंध में एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को आलू, चना, कपास और धान और कुछ सब्जियों सहित 4 प्रकार की फसलों को इसमें शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में ड्रोन इमेजिंग और इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड की 9वीं बोर्ड मीटिंग के दौरान ये निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि हरियाणा में ड्रोन तकनीक ने कृषि और आपदा प्रबंधन को नई दिशा दी है। उन्होंने किसानों के हितों पर ध्यान रखते हुए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं कि जिससे ड्रोन दीदी योजना को गति देना और भी तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती, विशेष रूप से जीवामृत के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया है। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए किसानों को सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा और उन्हें ड्रोन संचालन व बीमारियों की पहचान के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस पहल से किसानों को समय पर फसलों की समस्याओं का पता लगाने और उनका समाधान करने में मदद मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादकता में सुधार की उम्मीद है। मीटिंग में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर भी वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में मौजूद थे। करनाल के लघु सचिवालय में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रयासों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेताओं के बयानों पर तीखा पलटवार किया है। गुर्जर ने रणदीप सिंह सुरजेवाला की अंग्रेजी को जरूरी बताने वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपनी भाषा छोड़कर तरक्की नहीं कर सकता, चाहे वह चीन हो, जापान हो या जर्मनी। उनका मानना है कि अंग्रेजी को थोपना भारत की प्रतिभा का दमन करना होगा और यह एक सोच बदलने की जरूरत है कि अंग्रेजी जानने वाले ही बुद्धिमान होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह अंग्रेजी के विरोध में नहीं है, लेकिन कामकाज और शासन की भाषा हिंदी में होनी चाहिए और भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कुमारी शैलजा के थीम चेंज करने के बयान पर गुर्जर ने कहा कि उनकी सरकार लगातार काम कर रही है और कांग्रेस के नेताओं को इसे समझने में समय लगेगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसे काम कभी भी नहीं किए हैं। कांग्रेस की संगठनात्मक तैयारी पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ही कई पार्टियां चल रही हैं और ऐसी स्थिति में भाजपा को टक्कर देने की बात करना एक मजाक सा लगता है। उन्होंने शैलजा के अफसरशाही हावी होने के बयान को भी बिल्कुल बेबुनियाद बताया और जोर देकर कहा कि मंत्री, विधायक और अधिकारी सभी समन्वय से काम कर रहे हैं। प्रदर्शनी विकसित भारत के अमृतकाल की थीम पर केंद्रित थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी जो योजनाएं थी उनको दर्शाया गया था, जिनकी गुर्जर ने सराहना भी करी थी। हरियाणा में भीषण गर्मी और लू की चपेट में पूरा प्रदेश है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 13 जून को 9 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है, जहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बुधवार को भी 6 जिलों का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया था। वीरवार को भी ऐसा ही दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक हरियाणा के मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि इसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज जरूर करी जाएगी। डॉक्टरों ने लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है, जिससे शरीर में पानी की कमी ना होने देना और उल्टी दस्त जैसे लक्षणों का ध्यान देना शामिल इसमें है। गुरुग्राम के उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि लोगों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक घरों में रहने की एडवाइजरी उन्होंने जारी कर दी है और बाहर निकलने पर चेहरा ढकने और सिर को ढकने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विभाग के चंडीगढ़ सेक्टर के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल के अनुसार 14 जून से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे मौसम में बदलाव आएगा और 14 से 16 जून के बीच धूल भरी आंधियां भी चलने और बूंदाबांदी की संभावना है। कल 12 जून को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। 13 जून को भी इसी तरीके का अलर्ट जारी रहेगा, जबकि 14 जून को 9 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट और बाकी में येलो अलर्ट रहने की संभावना है। बुधवार को अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री की मामूली गिरावट दर्ज करी गई और यही हाल वीरवार को भी रहा।
लेकिन यह सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सिरसा में 46.6 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ सबसे ज्यादा गर्म जिला ये रहा था। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस जिलाध्यक्ष चुनाव के लिए समीक्षा बैठकों का दौर लगातार जारी है, जिसमें पार्टी के संगठन में बड़े बदलाव की उम्मीद है। इन बैठकों के साथ ही पार्टी लाइन के खिलाफ काम करने वाले कर्मचारियों पर भी, कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई की संभावना है। कल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर कुलजीत नागरा ने पिहोवा सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी और उनकी राय जानी। इससे पहले थानेसर और लाडवा के कार्यकर्ता अपने विचार रख चुके हैं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की जाएगी। कार्यकर्ताओं के विचार पार्टी हाईकमान के सामने रखे जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष कमेटी के ऑब्जर्वर प्रदीप चौधरी ने बताया है कि जिन कार्यकर्ताओं ने चुनाव में पार्टी लाइन के खिलाफ काम किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। उन्होंने कहा कि रायशुमारी के दौरान ऐसे कार्यकर्ताओं का नाम और विरोधी गतिविधियां सामने आ रही हैं, जिनकी रिपोर्ट हाईकमान को भी भेजी जाएगी। कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर चौधरी ने कहा कि बैठक में कोई गुटबाजी नहीं दिख रही है, पहले जैसी कोई स्थिति नहीं रही है। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर अपनी बात रख रहे हैं। कुछ नेताओं के बैठक में शामिल न होने पर उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को संदेश भेज दिया गया है और अनुपस्थिति का कारण कोई निजी काम भी हो सकता है। कैथल के भाजपा कार्यालय कपिल कमल में पहुंचे पंचायत मंत्री कृष्ण पवार ने भाजपा सरकार के 11 साल पूरे होने के विकास कार्यों और उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने जोर दिया कि सरकार ने लोगों के लिए किए गए वादों को पूरा करने में पूरा काम किया है और गरीबों को बैंकों से जोड़ने जैसी पहल भी करी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट न बनने पर और सरल पोर्टल बंद होने के मुद्दे पर मंत्री पवार ने कहा कि कोई भी युवा टेस्ट के बिना वंचित नहीं रहेगा और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और उन्होंने ये भी इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन भी दिया है। कैथल के गाँव पोलड़ को खाली करवाने और पानीपत में किसानों की मौत के मामले में उन्होंने कहा कि इस पर उनका कोई संज्ञान नहीं है और उन्होंने उच्च अधिकारियों से वो इसके बारे में बात भी करेंगे। जाति प्रमाण पत्र बनवाते समय माता या पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगे जाने पर उन्होंने बिल्कुल गलत इसे बताया और कहा कि इस बारे में सरकार से बातचीत करी जाएगी। निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड बंद करने के मुद्दे पर भी मंत्री ने कहा कि अगर किसी भी ऐसी दिक्कत आती है किसी को भी, तो वे सरकार से इसकी शिकायत दे सकते हैं और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। उन्होंने सरकारी विभागों और कार्यालयों में पेयजल व्यवस्था सुचारू करने के रूप को लेकर भी प्रशासन से बातचीत करने का आश्वासन दिया। अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर जो है कल सामने आई थी, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित 242 यात्री और चालक दल के सदस्य उसमें सवार थे। यह विमान दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और 1:40 पर एयरपोर्ट की दीवार से और कस्टम कार्गो ऑफिस के पास से होता हुआ एक जाकर बिल्डिंग अस्पताल की बिल्डिंग से टकरा गया। हादसे वाली बिल्डिंग अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के डॉक्टरों का निवास स्थान थी, जिसमें 15 डॉक्टर घायल हो गए और कुछ की मौत की भी जानकारी सामने आ रही है। अब तक 100 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। विमान में 169 भारतीय नागरिक और 55 ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। इसके साथ ही उसमें 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे और एक कनाडाई नागरिक भी उसी विमान में सवार था। एयर इंडिया ने इस दुखद घटना के बारे में हेल्पलाइन नंबर 1856-91-444 जो है वो जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू दिल्ली से अहमदाबाद पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे और उनकी सीट नंबर 12 थी। विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल थे, जो एक अनुभवी पायलट ट्रेनिंग कैप्टन थे यानी कि LTC थे और उनके पास 8200 घंटे का उड़ान का अनुभव था। को पायलट क्लाइव सुंदर के पास 1100 घंटे का अनुभव था। यह घटना 7 अगस्त 2020 के केरल के कोझिकोड में हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस हादसे की याद दिलाती है, जिसमें 21 यात्रियों की मौत हो गई थी। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मिलते हैं कल।